एटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरह बना सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम बनाने के लिए हमें इन चीज़ों को याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम इन चीज़ों को याद करेंगे, हमें पता होगा कि इतने प्रोटॉन है, इतने न्यूट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। हम सबसे पहले ले लेते हैं बोरॉन को, ठीक है। अब ये किसी एटम का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब बोरॉन के न्यूक्लियस में हमारे पास कितने प्रोटॉन हैं? बोरॉन के न्यूक्लियस में हमारे पास 5 प्रोटॉन हैं और 6 न्यूट्रॉन है, ठीक है। मतलब इसका एटॉमिक नंबर 5 है और हमारे पास इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 6 हैं, ठीक है। अब इसका जो फर्स्ट शेल होता है उसको हम कहते हैं के शेल। फर्स्ट शेल को हम कहते हैं के शेल। के शेल में हमारे पास आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके अलावा हम तीसरे इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये डू ब्राइनर के डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। इसलिए हम इसमें किसी भी बाहर से आने वाले तीसरे इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं कर सकते। उस तीसरे इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए हमें इसके बाहर एक और शेल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब इसके बोरॉन के तो 5 जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इसमें 1 2 आगे, तीसरा ये 4th वाला और ये 5th वाला, तो इसको हम कहते हैं एल शेल। एल शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इसमें एल शेल में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, ठीक है। इसमें एल शेल में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, तो मतलब ये जो इसका जो अपडेट रूल है, एल शेल का जो अपडेट रूल है वो कंप्लीट नहीं है। इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को या तो निकाल सकता है या किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। लेकिन चूँकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स 4 से कम हैं तो ये ज़्यादा प्रेफर करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकालना। अगर इसके पास 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते तो फिर ये प्रेफर करता है किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स लेना। ये हमारे पास ऑक्टेट रूल आता है, ठीक है। अब इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो K2L3 है, ठीक है। ये हमारे पास बोरॉन की है। अब अगर हम क्लोरीन की लेंगे तो क्लोरीन का एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। प्रोटॉन कितने हैं क्लोरीन में? 17 और न्यूट्रॉन 18। अब इसका फर्स्ट शेल जो है वो के शेल है, उसमें आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये शेल पूरा हो गया। तीसरा शेल जो होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 इलेक्ट्रॉन्स और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए। अभी भी इसके 17 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एल शेल है, तो ये अपना बाकी जो रिमेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन है उनको पूरा करने के लिए आउटर में एक और शेल क्रिएट कर लेगा, ठीक है। 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। अब इस शेल को कहते हैं एम शेल। अब जो है क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं। अभी भी इसका अगर एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो थे 7 है वो उसके अकॉर्डिंग हमने ये शेल में पूरे कर लिए, लेकिन आखिरी शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होना ज़रूरी होता है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। तो ये हमारे पास आ गया क्लोरीन का एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होगी? K2L8M8। ये हमारे पास आ गई क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जो क्लोरीन जो है वो सोडियम के साथ ही क्यों रिएक्ट करके उस फार्मूला NaCl बनाता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड मतलब ये जो हम सोडियम क्लोराइड जो होता है वो घर में इस्तेमाल होने वाला नमक होता है, सॉल्ट होता है, जिसे हम खानों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। NaCl क्लोरीन जो है वो सोडियम के साथ ही रिएक्ट क्यों करता है और फार्मूला क्यों बनाता है, ठीक है। सोडियम का मैंने यहाँ पर आपको बता दिया था। अब हम सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, यहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सोडियम में कितने प्रोटॉन हैं? सोडियम में हमारे पास 11 प्रोटॉन हैं और न्यूट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं? 12 न्यूट्रॉन्स हैं। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसके हम ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट शेल में 1 2 के शेल, एल शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 9 10, बाकी इसके 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, ठीक है। इसके एल शेल में आ गया, एम शेल में आ गया 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 1 इलेक्ट्रॉन तो आ गया है। अब इस 1 इलेक्ट्रॉन का क्या फ़ायदा, क्योंकि इसने ऑक्टेट 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी होते हैं। अब
अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वही जो होगा वो एटम जो मॉलिक्यूल जो होगा वो स्टेबल होगा, ठीक है। अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये इसका जो लास्ट वाला शेल जो है ना वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। इसलिए ये क्या करेगा, अब ऑक्टेट रूल में ये होता है कि अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 या 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या करता है, किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है और ख़ुद को स्टेबल कर लेता है, ठीक है। अगर कोई ऐसा एटम आ जाए जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो प्रेफर करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम को दे देता है और अपना आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसको ख़त्म कर देता है, और उसके बाद जो शेल बनता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो स्टेबल हो जाता है। अब ये क्या सोडियम क्या करेगा, ये क्लोरीन का है, यहाँ पे लिख देती हूँ, और ये सोडियम का है। सोडियम क्या करेगा, अब क्लोरीन में क्या होगा कि ये तो अब अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करवाने या इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो एनर्जी की ज़रूरत होगी, फिर अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा तो डबल एनर्जी की ज़रूरत होगी, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को नहीं निकालेगा। ये क्या प्रेफर करेगा, सोडियम से उसका एक इलेक्ट्रॉन लेना प्रेफर करेगा, ठीक है। यहाँ पर सोडियम क्या करेगी, सोडियम जो है यहाँ पे स्टेबल नहीं है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगी कि अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगी, ठीक है, और अपना लास्ट वाला शेल जो है वो ख़त्म कर देगी, ठीक है। ख़त्म कर देने के बाद उसका जो आउटर मोस्ट शेल होगा वो एल वाला हो जाएगा क्योंकि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, ठीक है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगी और ये दोनों आपस में सोडियम क्लोराइड बना देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, वैलेंस शेल के वैलेंस शेल क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंस नंबर क्या होते हैं, वैलेंसी क्या होती है, रेडिकल क्या होते हैं, आइन क्या होता है, चार्ज क्या आइन क्या होता है, और रेडिकल आइन क्या होता है, ठीक है। रेडिकल फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वैलेंस शेल का। ठीक है, हमने क्या किस किस को डिस्कस किया है, बोरोन और क्लोरीन को, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बोरोन और क्लोरीन को, ठीक है। वैलेंस शेल वो होता है जो किसी भी एटम का जो सबसे लास्ट वाला शेल होता है वो हमारे पास वैलेंस शेल होता है। अब हमारे पास बोरोन का वैलेंस शेल जो था वो ये लास्ट वाला था, फिर इसके बाद अगर कोई शेल बनेगा तो वो वैलेंस शेल हो जाएगा। इसी तरह क्लोरीन का जो वैलेंस शेल है वो हमारे पास ये है, ठीक है। इसके बाद अगर कोई शेल होता तो हमारे पास वैलेंस शेल वो होता, ठीक है। तो हमारे पास बोरोन के वैलेंस शेल जो है वो क्या है, एल है, इसका वैलेंस शेल एल है, और क्लोरीन का हमारे पास वैलेंस शेल क्या है वो एम है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं कि किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो सबसे लास्ट वाला वैलेंस शेल होता है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लास्ट वाले शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। अब बोरोन के लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3, तो ये हमारे पास क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 3। और क्लोरीन में कितने हैं, ये तो हमने सोडियम के साथ रिएक्ट करने के बाद दिया था, इसको हम ख़त्म कर देते हैं एक दफ़ा। अब क्लोरीन में कितने हैं, 7, एम शेल में 7, तो ये हमारे पास क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, वैलेंस नंबर। वैलेंस नंबर क्या होता है, वैलेंस नंबर ये होता है कि अगर कोई ऐसा एटम जिसके वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 से कम होंगे तो वो वही रहेंगे, सेम रहेंगे वैलेंस नंबर, ठीक है। अगर कोई ऐसा एटम जिसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में वैलेंस शेल की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे तो वो उसका वैलेंस नंबर जो होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे बोरोन के वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें 4 से कम पाए गए हैं, इसलिए ये हमारे पास सेम रहेंगे, मतलब 3 है तो 3 ही वैलेंस नंबर होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम क्लोरीन की बात करें तो इसके जो वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पाए गए हैं वो 4 से ज़्यादा हो गए, 7 थे ना, 4 से ज़्यादा हो गए, इसलिए ये हमारे पास चेंज हो जाएगा, मतलब ये हमारे पास 1 होगा, वैलेंस नंबर इसका हमारे पास 1 होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है वैलेंसी। वैलेंसी जो होती है वो किसी भी एटम पर चार्ज होती है, ये कोई भी एटम किसी एटम पर जो चार्ज होता है वो हमारे पास वैलेंसी होती है। या इसके अलावा ये होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद अदर इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, वैलेंसी होती है, ठीक है। और वैलेंसी हम चार्ज को भी कहते हैं, किसी आइन को या चार्ज को कहते हैं, ठीक है। रेडिकल आ जाता है इसके बाद।
होता है? रेडिकल होता है आयन। आयन किसी भी एटम, कोई भी एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को अगर लॉस करेगा या किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके बाद जो उस पर चार्ज आएगा वो हमारे पास क्या होगा? रेडिकल होगा, ठीक है। वो हमारे पास रेडिकल आयन बन जाता है। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास जो था बोरॉन के इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 थे और वैलेंस नंबर हमारे पास 3 था। क्लोरीन का कितना वैलेंस नंबर था? 1 था। मतलब बोरॉन जो है वो अपने वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स रखता है, ठीक है। मतलब 4 से कम है। अगर ये 4 से ज़्यादा होते तो ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स ले लेता, लेकिन ये हमारे पास 4 से कम है। 4 से कम का मतलब है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा एज़ कम्पेयर टू किसी दूसरे से ले। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा तो मतलब इस पर क्या चार्ज आएगा? 3 पॉजिटिव 3, ठीक है। पॉजिटिव 3 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जब किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन्स अपने देगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जब कोई दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका जो है हमारे पास वैलेंस नंबर जो है 1 है। 1 क्यों है? क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ये दूसरे से 1 इलेक्ट्रॉन ईजिली ले सकता है, इसलिए इसका वैलेंस नंबर 1 होता है, ठीक है। 1 वैलेंस नंबर पर इस पर चार्ज क्या आ जाएगा? क्लोरीन पर -1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जब इन पर चार्ज आ जाता है तो ये क्या बन जाते हैं? आयंस बन जाते हैं, ठीक है। रेडिकल बन जाते हैं, ठीक है। अब इस पर पॉजिटिव 3 आ गया और इस पर -1 आ गया, ठीक है। अगर हम किसी एटम को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उस आयन का जो होता है नेम चेंज नहीं होता, ये रहेगा बोरॉन ही रहेगा, ठीक है। और अगर किसी पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, किसी से इलेक्ट्रॉन ले देता है और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो इसमें क्या होता है कि रेडिकल जो होता है आयन जो होता है उसका नेम चेंज हो जाता है, वो रेडिकल आयन बन जाता है। मतलब क्लोरीन से क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। क्लोरीन से क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमारे पास केटाइन होता है, नेगेटिव चार्ज हो जाए तो वो हमारे पास एनाइन होता है, ठीक है। ये था हमारा आज का, और इसी को हम रेडिकल फार्मूला भी कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो सोडियम और क्लोरीन की हम अगर एग्जांपल लें तो सोडियम जो होता है उसके पास क्या होता है कि उसके वैलेंस शेल में जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। वो अपनी इस इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा प्रेफर करता है, क्लोरीन को दे देता है। तो अब जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है तो सोडियम पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और क्लोरीन जो होता है वो सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो क्लोरीन पर क्या चार्ज आ जाता है? नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। मतलब सोडियम पॉजिटिव 1 और क्लोरीन पर नेगेटिव 1 आता है तो क्लोराइड्स, इसलिए हम इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।